नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं ऋषि मिश्रा और आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब से करीब 24 घंटे से भी ज़्यादा समय बीत चुका है। एक बयान पर बात करेंगे और उस बयान के पीछे के निहितार्थों पर हम विमर्श करेंगे, जानेंगे आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात क्यों कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में हुई एक रैली में, जो कि मथुरापुर लोकसभा क्षेत्र में हुई, वहां पर कहा कि 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। इनके कार्यकर्ता भी अब थक चुके हैं। वो भी देख रहे हैं कि देश किधर जा रहा है और ये पार्टियां किधर जा रही है। साथियों, हमारे साथ यहां मंच पर बीजेपी के 3 प्रत्याशी उपस्थित हैं। मथुरा 6 महीने में राजनीतिक भूचाल आ जाएगा इस देश में। चुनाव का आखिरी चरण है और प्रचार आज समाप्त हुआ है। 1 जून को चुनाव का आखिरी चरण होगा। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ी बातें कह रहे हैं, जैसे कि उनकी ये बात कि 4 जून के बाद 6 महीने में राजनीतिक भूचाल आ जाएगा, खासतौर पर परिवारवादी राजनीतिक पार्टियों में। इसके बाद में उन्होंने कहा कि मेरा मुंह ना खुलवाएं। आज की एक रैली में मेरा मुंह ना खुलवाएं, अगर मोदी बोलेगा तो 7 पीढ़ियों तक का इतिहास बता देगा। तो इस तरह के करारे बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 6 चरण के चुनाव में नहीं आए। 7वें चरण का प्रचार समाप्त होने से ठीक पहले आ रहे हैं। कारण यह है कि अगर ये बयान पहले आते तो इनके कई निहितार्थ निकाले जाते अलग अलग तरह की, जो कि बैकफायर भी कर सकते थे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वें चरण का समय इसके लिए उचित माना और उन्होंने यहां अपनी बात की। मैंने एक रिसर्च की, मैंने लोगों से बात की, कुछ विशेषज्ञों से जानकारी जुटाई और मैंने पूछा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि अगले 6 महीने यानी 4 जून के बाद 6 महीने में राजनीतिक भूचाल आ जाएगा परिवारवादी पार्टियों में। तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजहें हैं। यह तो लगभग तय है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार एक बार फिर सत्तासीन होने जा रही है। कोई कितना भी कहे, 272 एक मैजिक फिगर है जिससे कम होने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के दुर्विरोधी भी ये कह रहे हैं कि एनडीए 272 से कम नहीं आएगा। अब इसके आगे सभी के अपने दावे वादे इरादे हैं। मैंने भी अपना एक अंदाज़ा बताया है कि बीजेपी एनडीए मिल करके लगभग 360 से 370 सीटें अर्जित कर सकते हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह क्यों कहा कि 4 जून के बाद राजनीतिक भूचाल आएगा? तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह शरद पवार के बयान की ओर ध्यान दें। महाराष्ट्र के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ, सबसे अनुभवी नेता, राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता शरद पवार ने कुछ समय पहले कहा कि चुनाव के बाद एक समय ऐसा आएगा जब छोटे दलों को कांग्रेस में विलय होकर एक बड़ा दल बनाना होगा। तो एक परिवारवादी पार्टी का क्या होने जा रहा है चुनाव के बाद 6 महीने बाद, उसका क्या परिणाम होने जा रहा है, ये तो शरद पवार ने अपने बयान से स्पष्ट कर दिया कि निश्चित तौर पर राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी का माफ कीजिएगा, विलय कांग्रेस में होगा चुनाव के बाद। अब बात कांग्रेस की, कांग्रेस पर भी आरोप लगता है परिवारवाद का। गांधी परिवार की एक पार्टी लंबे समय से, आज़ादी के बाद से पहले नेहरू जी ने संभाला, उसके बाद इंदिरा गांधी ने, फिर राजीव गांधी ने, राजीव गांधी के बाद कुछ समय का गैप हुआ, फिर राजीव गांधी की हत्या के बाद उसके बाद एक बार फिर
सोनिया गांधी के हाथ में पार्टी की कमान आई, फिर राहुल गांधी के हाथ आई, फिर सोनिया गांधी के हाथ आई। अब कहने को तो मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मगर कमान अभी भी गांधी परिवार के पास है। गांधी परिवार की ही हिसाब किताब से सब कुछ वहां होता है। तो अब गांधी परिवार अगले 6 महीने में क्या हड़कंप होने वाला है, कांग्रेस में क्या होगा, क्या भूचाल आ जाएगा, प्रधानमंत्री का इशारा इस ओर भी है। तो इसकी एक बड़ी वजह जो मुझे बताई गई वो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच मनमुटाव। ये दोनों बड़े गुट कांग्रेस के भीतर काम कर रहे हैं, जिसमें सोनिया गांधी राहुल गांधी की ओर झुकी नजर आती हैं, और अमेठी और रायबरेली में चुनाव लड़ने को लेकर भी ये मुद्दा दोनों के बीच में तनातनी का माहौल था। प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहती थी, ऐसा मुझे जानकारी मिली, मगर राहुल गांधी चाहते थे वे अमेठी सीट से चुनाव ना लड़ें, क्योंकि वहां वे फिर एक बार संघर्ष में पड़ रहे थे, और रायबरेली सीट जो उनकी मां ने छोड़ी थी, मां की विरासत मानते हुए वे वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे। फाइनली राहुल गांधी को इस पूरे जो तकरार थी उसमें जीत प्राप्त हुई और वे चुनाव लड़ रहे हैं, मगर प्रियंका गांधी संतुष्ट नहीं बताई जा रही है, इस पूरे निर्णय से संतुष्ट नहीं है। और निश्चित तौर पर प्रमोद कृष्णम जैसे नेता जो पार्टी छोड़ के गए वे प्रियंका गांधी के बहुत नजदीक थे। ऐसे ही कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, और प्रियंका गांधी का जो गुट है निश्चित तौर पर कांग्रेस की हार के बाद इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 4 जून के बाद वह राहुल गांधी पर हावी होने का प्रयास करेगा, और 6 महीने में निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी में से एक अपना वर्चस्व पार्टी पर कायम कर देगा, और हार की दशा में, इंडी गठबंधन की हार की दशा में निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी इस पूरे मामले में भारी पड़ सकती है। प्रधानमंत्री का इशारा इस ओर भी है, कांग्रेस पार्टी के भविष्य की ओर, जिसमें प्रियंका गांधी कांग्रेस को कैप्चर कर सकती हैं 4 जून के बाद, जिसमें 6 महीने का समय लग सकता है। मगर हार के बाद राहुल गांधी कमजोर होंगे, सोनिया गांधी कमजोर होंगी, और वह मौका होगा प्रियंका गांधी के लिए कि वे कांग्रेस पार्टी पर अपना वर्चस्व कायम करें, अपना कब्जा जमाएं और पार्टी को अपने हिसाब से चलाएं। जैसा कि विशेषज्ञ बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो स्थान है वो भारत की राजनीति में कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिसको वोट देना है वो किसे देगा। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही उस विकल्प को पूरित करती है। बस कांग्रेस को जरूरत है बेहतर नेतृत्व की, बेहतर समायोजन की और एकल दिशा में चलने की, कि वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सीना तान के खड़े हो सके, जिसमें प्रियंका गांधी बड़ा रोल निभाएंगी 4 जून के बाद। 2 परिवारवादी पार्टियों की बात हो गई, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के भीतर भी परिवार की रार अभी समाप्त नहीं हुई है। शिवपाल सिंह यादव को टिकट दिया गया था बदायूं से। अखिलेश यादव चाहते थे कि वे चुनाव लड़े, मगर शिवपाल सिंह यादव बदायूं से चुनाव न लड़कर उन्होंने आजमगढ़ से चुनाव लड़ना पसंद किया था। अखिलेश इस पर राजी नहीं हुए, शिवपाल नाराज हैं। जसवंत नगर में मैनपुरी के चुनाव के दौरान वे बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आए। बदायूं में आदित्य सिंह यादव के लिए वे लगे रहे, जो उनके बेटे हैं। 4 जून को समाजवादी पार्टी की हार अगर होती है, कुछ परिवार के लोग हारते हैं, तो शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर अपना नया रास्ता चुन सकते हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो उन्होंने बनाई थी, वह प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में हुआ। अखिलेश यादव के साथ उनके संबंध बेहतर हुए। मैनपुरी में हुए उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद शिवपाल सिंह यादव सक्रिय हुए, चुनाव बहू उनकी जीती, पुत्रवधू ने उनकी चुनाव बड़े अंतर से जीता। मगर लोकसभा चुनाव आते आते अब माहौल ठीक नहीं है। शिवपाल सिंह यादव के बारे में कहा जा रहा है कि उनको हेलीकॉप्टर या प्राइवेट प्लेन जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही है प्रचार के लिए, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और चुनाव के बाद सपा की हार की दशा में शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर अपना नया रास्ता चुन सकते हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी चिंगारी सुलग रही है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, और उससे पहले तेज प्रताप यादव के जो मुखर स्वभाव है, जो उनका
बोलने का तरीका है और वे पहले भी अपना रोष व्यक्त कर चुके हैं समय समय पर, वे भी कुछ नई धारा देख सकते हैं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार से भी छुटकारा पा सकती है। तो ये कुछ बड़े परिवर्तन जो परिवारवादी दलों के भीतर होने की संभावना है, उन पर मैंने जिक्र किया। जो मैंने लोगों से, वरिष्ठों से बात करके जो निचोड़ निकाला, वो यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा कि 4 जून के बाद 6 महीने में देश में राजनीतिक भूचाल आएगा, तो उस भूचाल के पीछे ये 3-4 पार्टियों के भीतर आने वाला भूचाल भी है। और निश्चित तौर पर अगर 4 पार्टियों के भीतर इस तरह से परिवर्तन होंगे तो देश की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा। उसके बाद तो 2025 के बाद तो राजनीति में इतने परिवर्तन होने हैं। 2025 में जनगणना होनी है, जनगणना के बाद 2026 में परिसीमन होना है, परिसीमन के बाद 33% सीट बढ़ेंगी, लगभग 750 सवा 700 के लगभग लोकसभा सांसद देश में हो जाएंगे। परिसीमन से स्थितियां बदल जाएंगी। जो कहा जाता है किसी संप्रदाय विशेष, किसी जाति विशेष से प्रभावित क्षेत्र किसी पार्टी विशेष को ही विजय दिलाता है, ऐसी स्थितियां खत्म हो जाएंगी परिसीमन में। परिसीमन में जातियों, वर्गों, समुदायों और संप्रदायों का वर्गीकरण एक समान तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं राजनीतिक परिदृश्य 2029 तक काफ़ी बदले नजर आएंगे। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन 2029 में होने की संभावना है, वह है एक वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। तो इस तरह से जो 4 जून के 6 महीने बाद से जो राजनीतिक परिवर्तन देश में शुरू होंगे, वे 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले जारी रहेंगे। और हम सब देखेंगे कि वे परिवर्तन किस तरह से देश की राजनीति में बदलाव लाते हैं और कौन बचेगा, कौन आगे बढ़ेगा, किसकी सत्ता बनी रहेगी, कौन नए तरीके से अपने आप को सामने लाएगा। ये सब तो भविष्य के गर्भ में है, मगर प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी बड़ा इशारा करती है कि देश की राजनीति में निकट भविष्य में बड़ा परिवर्तन आएगा। तो इस तरह से आपने मेरे इस वीडियो को सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो को आप लाइक करेंगे, इस पर कमेंट करेंगे, लोगों को शेयर करेंगे, मेरा हौसला बढ़ाएंगे और सबसे बड़ी चीज़, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।